फ्रेंड्स, DWASA ढाका वाटर अवेलेबिलिटी एंड स्टोरेज अथॉरिटी ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसका काम ये है कि ढाका शहर में वाटर सप्लाई करना, वाटर मैनेज करना और स्टोरेज डिस्पोज करना। दोस्तों 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ढाका शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी कोलेरिया डिसीज से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसका बड़ा कारण है ढाका शहर की वाटर सप्लाई। दोस्तों जितने भी पाइपलाइंस बिछाए गए थे उसमें से मैक्सिमम पाइपलाइंस डिसरिपेयर डिसफंक्शनल थे, यानी उसमें लीकेज होता था। दोस्तों जितना वाटर भेजा जाता था उसमें से सिर्फ 50% वाटर ही हाउस होल्ड्स के पास पहुंच जाता था, बाकी का 50% वेस्ट हो जाता था। और लीकेज के कारण दोस्तों दूसरा वाटर भी उसमें मिल जाता था और ढाका शहर के लोगों को पोल्यूटेड पानी मिलता था। ये सिचुएशन थी 2007 की। गवर्नमेंट इसको 2005 से एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2008 में सरकार ने बड़े कदम उठाए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए और वाटर मैनेजमेंट में सरकार ने बहुत पैसा लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों बॉडी की इनएफिशिएंसी के कारण 2009 में जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको भी चेंज कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर से नई मैनेजिंग डायरेक्टर को लाया गया जिनका नाम है तकसीन खान, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो बॉडी को चलाए और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे। और वहां से दोस्तों नए वाटर पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दिया गया और पुराने वाटर पाइपलाइंस को तेजी से रिप्लेस करने की कार्रवाई शुरू हो गई। उसी के साथ साथ दोस्तों वाटर एफिशिएंसी के लिए स्मार्ट वाटर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हर साल 5% वाटर टैरिफ बढ़ाया गया ताकि वो अमाउंट फिर वापस इन्वेस्ट की जा सके और एफिशिएंट वाटर सप्लाई किया जा सके। और दोस्तों धीरे धीरे ढाका की वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई और 2011 में ग्लोबल वाटर समिट हुआ बर्लिन में और वहां पे बांग्लादेश को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা পানি উৎপাদন ও সরবরাহে শতভাগ সক্ষমতা লাভ করেছে। এখন আর সেই হাহাকার নেই, যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন দক্ষিণ এশিয়ায় পানি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর रोल मॉडल হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। और दोस्तों जितने भी कनेक्शंस थे सभी कनेक्शंस को डिजिटली रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों वाटर बिल्स की सहूलत के लिए लोगों को ऑनलाइन पेमेंट की भी सर्विस दी गई। आपको बता दूं दोस्तों ढाका में नॉन स्लम एरियाज में 100% वाटर पाइपलाइन कनेक्शन अवेलेबल है और हेल्दी वाटर सप्लाई किया जाता है। दोस्तों अगर हम स्लम एरियाज की बात करते हैं तो सभी स्लम एरियाज में से 25% स्लम एरियाज में वाटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछा दिया गया है और 2100 मीटर कनेक्शन लगा दिए गए। दोस्तों 15 से 20 घर पर 1 मीटर कनेक्शन लगाया गया है और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और सरकार ने यह दावा किया है कि जितने भी वाटर बिल्स इशू किए जा रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा बिल ऑन टाइम पे हो रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों अभी 34 स्लम एरियाज है जिसमें वाटर पाइपलाइन का काम चल रहा है और वहां पर भी 5000 से ज्यादा मीटर कनेक्शंस लगाए जाएंगे। और इस इनिशिएटिव से फायदा यह है दोस्तों कि जो नॉन रेवेन्यू वाटर था 2008 तक जिससे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता था वो 40% था, अब 2015 तक वो सिर्फ 22% रह गया है और 2020 तक ये 10% तक आ जाएगा। दोस्तों ढाका शहर में 80% से ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और द्वासा का अगला टारगेट ये है कि उस ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ना करके सरफेस वाटर का इस्तेमाल किया जाए। अभी ढाका शहर को इस मामले में और काम करना है, लेकिन अभी तक जो काम हुआ है वो बहुत ही बढ़िया है और ये अपने में एक बहुत बढ़िया मिसाल है। और दोस्तों ढाका के इस अचीवमेंट पे ये कहावत खूब जमती है और वो है 1000 miles ऑफ जर्नी बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। इस आर्टिकल को दोस्तों इंडिया के न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।